हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 21 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं पैमाना फ्रेमवर्क। देन हम देखेंगे लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। रेड सी काफी न्यूज में है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा बोरोवर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। चेचू ट्राइब के बारे में देखेंगे। देन अभी हाल ही में भारत में पहली जो चिप फैब्रिकेशन प्लांट लगाई गई है वो कहाँ लगी है ये देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। The Paymana framework recently in the news is associated with which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ये जो पैमाना फ्रेमवर्क है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सेकेंड, अ कॉम्पनसेशन स्कीम फॉर विमेन कैंडिडेट्स इन यूटी इलेक्शंस। थर्ड, a geological survey for critical minerals in Kentigan complex, या फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स ऑफ सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रहा ये जो पैमाना फ्रेमवर्क है ये इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स ऑफ सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। पैमाना की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। ये एक अंडरलाइंग फ्रेमवर्क है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिवैम्प्ड इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। It represents a shift from the older OCMS 2006 system by using dynamic analytics and automated assessments. ये ट्रैक करता है 116 specific indicators across 11 key sectors such as ports, power and roads. The framework is significant because it allows the government to identify bottleneck early, preventing cost overruns and delays. It specifically focuses on multidimensional metrics like quality and affordability, ensuring that infrastructure development translates into tangible benefits for the public, such as better train punctuality or increased network penetration in telecommunications. तो आप ध्यान रखेंगे ये जो पैमाना फ्रेमवर्क है ये इसलिए है ताकि हम रियल टाइम मॉनिटर कर सकें और जो सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लखवार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज। यहाँ पर ये जो लखवार जल विद्युत परियोजना है जो कि हाल ही में खबरों में रही है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लान्ड ऑन द यमुना रिवर। सेकेंड, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रही ये जो लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में।
आप देख सकते हैं। So, North India's water and energy security is set to receive a significant boost as the 300 megawatt Lakhwar multi-purpose project on the river Yamuna in the district Dehradun, Uttarakhand, gathers pace following a high-level review by the Secretary at Ministry of Jal Shakti. ये जो लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, आप ध्यान रखेंगे कि ये एक मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है प्लान्ड ऑन द यमुना रिवर नियर लोहारी विलेज इन देहरादून. So the main project components are a 200-meter high concrete gravity dam, 3 steel-linked penstocks, and an underground powerhouse housing 3 vertical Francis turbines of 100 megawatt each. So the project is being developed and currently owned by the Uttarakhand Jal Vidyut Nigam. And it provides drinking water supply to states like Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Rajasthan. अगर हम एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इट इज लिंक्ड विद द डाउनस्ट्रीम 82 hydroelectric project forming part of the Yamuna River Basin development. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding Red Sea. यहाँ पर रेड सी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेमी इनक्लोज्ड इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया. एंड सेकेंड, इट इज बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट, सऊदी अरब एंड यमन. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है रेड सी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप देख सकते हैं रेड सी इज अ सेमी इनक्लोज्ड इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया. It is connected to the Arabian Sea and the Indian Ocean to the south through the Gulf of Aden and a narrow strait of Bab al-Mandeb. The northern portion of the Red Sea is bifurcated by the Sinai Peninsula into the Gulf of Aqaba and Gulf of Suez, where it is connected to the Mediterranean Sea via famous Suez Canal. रेड सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो ये कंट्रीज हैं इजिप्ट, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती. Red Sea's unique color changes are due to algal blooms. Geologically, it lies in the fault depression between the Arabian and North African tectonic plates. It is known for its hot and salty waters and is a crucial maritime route between Europe and Asia. 5 मेजर टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की बात करें जो इस रेड सी रीजन में पाई जाती हैं तो वो रिसोर्सेज हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, इवेपोराइट डिपॉजिट्स, सल्फर, फॉस्फेट एंड द हैवी मेटल डिपॉजिट्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is the objective of the borrowers platform launched by the developing countries in April 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2026 में विकासशील देशों द्वारा शुरू किया गया ये जो उधारकर्ता मंच है इसका उद्देश्य क्या है. आपके ऑप्शंस हैं प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज, सेकंड enable developing countries to coordinate and discuss debt related issues, and third
रेगुलेट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स या फिर नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू कोऑर्डिनेट एंड डिस्कस डेट रिलेटेड इश्यूज। आप देख सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज लॉन्च्ड द बोरोवर्स प्लेटफॉर्म एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग्स 2026। सो ये जो बोरोवर्स प्लेटफॉर्म है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर borrower nations to share experiences, coordinate policies, and collectively raise debt related concerns. It includes finance ministers and central bank governors to strengthen debt management and global negotiation capacity. So, it is governed by the finance ministers, supported by the technical debt officials for policy inputs. And it is not a debt restructuring mechanism, but a coordination and dialogue forum. तो आप ध्यान रखेंगे बोरोवर्स प्लेटफॉर्म जो है इसका उद्देश्य है इनेबल करना डेवलपिंग कंट्रीज को टू कोऑर्डिनेट एंड डिस्कस डेट रिलेटेड इश्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चेचू ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच फॉरेस्ट रीजन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ये जो चेचू जनजाति है ये मुख्य रूप से किस वन क्षेत्र में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं सुंदरवन फॉरेस्ट, नल्लामला फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स फॉरेस्ट या फिर अरावली फॉरेस्ट। आपको बताना है चेचू जनजाति मुख्यतः भारत के किस वन क्षेत्र में पाई जाती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये पाई जाती है नल्लामला फॉरेस्ट्स में। आप देख सकते हैं चेचू ट्राइबल्स इन अमरावती टाइगर रिजर्व अपोज्ड relocation citing forest-based livelihood concerns. So the Chechus are a particularly vulnerable tribal groups mainly living in Nallamalai forest of Andhra Pradesh and Telangana. So they are classified under the Proto-Australoid group, also inhabit Karnataka and Odisha. So settlements called Penta consist of scattered huts based on kinship. Pedamanishi acts as a village head and society is based on small families with relatively equal gender roles and marriage at maturity. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रही ये जो चेचू ट्राइब है ये मेनली रहती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो नल्लामलाई फॉरेस्ट एरिया है वहां पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state is home to India's first chip fabrication plant? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में पहला जो चिप निर्माण केंद्र है वो भारत के किस राज्य में लगाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो राज्य है ये है गुजरात। आप देख सकते हैं Indian government has officially notified the establishment of country's first semiconductor fabrication plant developed by Tata Semiconductor Manufacturing Private Limited. So इसको डेवलप किया जा रहा है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और ये लगाया जाएगा धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात में।
So it will support electronic hardware, software, and information technology enabled services. And this initiative aligns with reforms in the SEZ rules 2006, including reduced land requirement and flexibility in operations. So it aims to boost semiconductor manufacturing, innovation, and ease of doing business in India. तो आप ध्यान रखेंगे, भारत का पहला जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है उसको लगाया जाएगा गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, consider the following statements. So यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड, it aims to protect consumer interests and promote competitive markets. Third, it regulates the production of crude oil and natural gas. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। So, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board recently initiated the bidding process for the development of liquefied petroleum gas pipeline infrastructure to eliminate bulk movement to the extent possible. So, ये जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है established अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंटिटीज engaged in specified activities relating to petroleum products and natural gas, and also to promote competitive markets for matters connected therewith or incidental thereto. So ये जो PNGRB है, it has also been mandated to regulate the refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing, and scale of petroleum products, and natural gas, excluding the production of crude oil and natural gas, so as to ensure an uninterrupted and adequate supply of petroleum products, and natural gas in all parts of the country. सो ये जो PNGRB है ये ऑथोराइज करता है द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइंस, डिटरमाइंस टैरिफ्स, lay down the technical and safety standards. और ये जो बोर्ड है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।